हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आपके लिए फिर से लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये है सोशल साइंस का 50 क्वेश्चन। और इस वीडियो में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब तक तो आप ऑप्शन का सॉल्यूशन करते आ रहे कि 4 ऑप्शन देकर के आप लोग खटाखट लगा दे रहे थे, लेकिन अब हमें आपको ये आंकना है कि आप लोग पढ़ रहे हैं या यूं ही फाकी मार रहे हैं। तो फाकी नहीं मार रहे, पढ़ रहे मजे से। तो बस ईमानदारी पूर्वक आप आंसर सोच लिए, मन में आंसर सोच लिए कि ये सवाल का आंसर क्या होगा। अगर नहीं सोचे, नहीं आ रहे, तो फिर मतलब अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हो, देखो ऑप्शन में होता है क्या ना डियर, कि ऑप्शन में भी कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो फिर आप तुरंत ऑप्शन टिक पकड़ लीजिएगा। तो डायरेक्ट याद रखने से कैसे हो याद होगा? अब तो पढ़ ही लिए, इतना सारा ऑप्शन पढ़े तो याद क्यों नहीं होगा यार। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सोच लेकर आखिर तक देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, ओके। तो देखते हैं कौन कितना पानी में है। लगा दीजिए आग, है ना। चलिए वन, अगर आपको आंसर में भी मिस्टेक से दिख जाए तो आंख बंद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, कुशेश्वर किस जिला में पड़ता है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में पड़ता है? एक क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड का टाइमिंग दिया जाएगा। मैं आपको आंसर दिखा दूंगा फिर। ठीक है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में पड़ता है? दिमाग में आ गया? चलिए, टाइमिंग जैसे ही क्वेश्चन आप देखें, टाइमिंग शुरू हो गया। 10 सेकंड, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 सेकंड काफ़ी है। ओके, तो पता चल गया कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में है। चलिए, तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला में है ना, दरभंगा जिला में, बिहार में पड़ता है दरभंगा जिला। सेकंड सवाल देखिए, हीराकुंड बांध कहाँ है? जान रहे हैं हीराकुंड बांध कहाँ है? तो टाइमिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। चलिए, तो हीराकुंड बांध के बारे में पढ़े हैं, बहुत अच्छा सवाल। ऑप्शन में तो तुरंत बताते हैं कि हीराकुंड बांध कहाँ है। यस सर, यस सर, यहाँ। तो देखिए, हीराकुंड आपको पता है क्या? हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। तो अगला सवाल तो आप पढ़ ही लिए होंगे कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन? बिकॉज आपका मैन तो बहुत इंटेलिजेंस पावर बहुत स्ट्रांग आपका, कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, और ये है आपका नेशनल पार्टी है, और इसके संस्थापक थे काशीराम। कौन थे? काशीराम। चौथा सवाल है, दल बदल कानून लागू होता है किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? जब सवाल देख रहे हैं तो आपको ऑप्शन याद हो रहा है। बहुत सारा बंदा तो ऑप्शन याद कर, अच्छा ए में। और रियल बात यह है कि इसका आंसर ए में है, लेकिन ए में क्या है आपको पता चल गया है कि आपके मन में भी आंसर आ गया होगा, विधायकों और सांसदों पर। बिल्कुल सही बोले, विधायकों और सांसदों पर दल बदल कानून लागू होता है। चलिए, पांचवा सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? याद आ गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ है डियर? जिनेवा में। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। ओके, ये इसका आंसर क्या हो गया? जिनेवा में। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जान रहे हैं इसका आंसर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, वही WTO है, इसका स्थापना कब हुई थी? तो याद हो गया आंसर, याद आ गया होगा। बिल्कुल, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। कब? 1995 में। अगला सवाल दिखाता हूं मैं आपको, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? याद आ रहा है डेट कुछ, है ना? तो ऑप्शन में तो याद आ जाता है जी, है ना, लेकिन बिना ऑप्शन के भी तो आपको याद करना है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि का स्थापना हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुई थी 1871 में। कब हुई थी? 1871 में। चलिए, ये तो हो गया 1871। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, मतलब केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? नेशनल बैंक, RBI, है ना जी, बिल्कुल सही बोला आप। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, सभी बैंक का बाप है। चलिए, अगला सवाल बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी और करने वाले कौन थे ये भी आपको पता है, लेकिन सवाल है कब हुई थी? तो कब हुई थी ये बता दिए, 1925 में जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई थी। कब? 1925 में। KB हेडगेवार, है ना, याद रखोगा, KB हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी। 10वां सवाल है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना साल का होता है? ये बताइए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कितना का? आपको पता है बिहार में त्रिस्तरीय भी होता है राज्य, है ना, त्रिस्तरीय पंचायती राज बिहार में, और वो होता है 5 साल।
लगभग जितना सारा जो है ऑफिशियल जितना भी पोस्ट होता है ना डियर, सबका जो है कार्यकाल 5 साल का लगभग होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य, तो कोयला है, बहुत अलग अलग किस्में अलग अलग पढ़ना पड़ता है, कोयला का अलग है, यूरेनियम का अलग है, ये वो। तो कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादक जो होता है वो राज्य कौन है? वो है झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड राज्य है जहाँ कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो अगला सवाल यहाँ पे है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुँचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है? यानी कि सबसे पहले भूकंपीय तरंग का नाम बताना है जो पृथ्वी की सतह पर पहुँचती है। आपके पास 10 सेकंड का टाइमिंग है और उम्मीद है कि 10 सेकंड पास होने वाला है और आपके माइंड में भी इसका आंसर आ गया कि कौन सा तरंग है। तरंग PL, इस तरह से ऑप्शन याद होगा ना, तो जी बिल्कुल P तरंग होता है जो पृथ्वी पे सबसे पहले पहुँचती है। क्या इसका आंसर होगा? P तरंग। ओके, तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं डियर। अगला सवाल बोलता है भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? मतलब वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है? किस ईयर को वित्तीय वर्ष कहते हैं? मतलब वित्तीय वर्ष का आपको डेट बताना है, कब से कब होता है वित्तीय वर्ष। इसका मतलब ये हो रहा है ना, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? मतलब जो ऑप्शन था, इसमें 4 ऑप्शन था, उस ऑप्शन को मैं छाड़ दिया हूँ, तो उस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे कौन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि भारत में वित्तीय वर्ष का डेट क्या है? याद आ रहा दिमाग में? जी बिल्कुल आपको याद है, क्योंकि RBI की स्थापना डेट आपको याद हो गया होगा 1 अप्रैल। तो यस, 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना। 1 अप्रैल को ही RBI की स्थापना हुई थी। RBI 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, RBI का स्थापना हुई थी, उसी से ये डेट आप याद रखिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ओके, अगला सवाल है सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है ना। रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो जानेंगे यहाँ पे सुदूर संवेदी उपग्रह का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं आपको। टाइम भी हो गया मेरे ख्याल से। चलिए टाइम यहाँ पे हो गया। संसाधनों की खोज के लिए। किसके लिए होता है? संसाधनों की खोज के लिए। सुदूर संवेदी उपग्रह का जो उपयोग होता है संसाधनों की खोज के लिए। ओके डियर, अब देखो सवाल यहाँ पे है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। याद है आपको कि आर्थिक विकास का क्षेत्र के तीसरा क्षेत्र क्या है? पहला क्षेत्र भी आपको याद होगा, दूसरा क्षेत्र भी याद होगा, तीसरा क्षेत्र भी याद होगा। पहला क्षेत्र होता है कृषि होता है, दूसरा क्षेत्र क्या होता है? उद्योग होता है, और तीसरा क्षेत्र भी आपको आपके माइंड में आ गया क्या होता है? बिल्कुल याद, सेवा क्षेत्र को बोलते हैं तीसरा क्षेत्र, है ना, सेवा क्षेत्र बोलते हैं तीसरा क्षेत्र को। 16 नंबर सवाल है हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? फटाफट बिना सोचे, मतलब माइंड में तो आ ही गया होगा कि हिंदू महासभा का स्थापना कब की थी। याद आ रहा? तो किसने की थी ये तो आधा आ ही गया होगा, है ना। मदन मोहन मालवीय ने, जी बिल्कुल, मदन मोहन मालवीय जी ने जो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1915 में, है ना, 1915 में। याद रखेंगे डियर। चलिए ये सवाल तो मुंह में बैठा हुआ, अंकुरवाड का मंदिर कहाँ है? इसको तो मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगा कि इसका आंसर आप दे दोगे। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा कि अंकुरवाड का मंदिर कहाँ है। जी बिल्कुल, कंबोडिया में जो है अंकुरवाड का मंदिर है, जी है ना, कंबोडिया में अंकुरवाड का मंदिर है। अगला सवाल बोलता है कि चौरा चौरी वर्तमान भारत के किस राज्य में? चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, आपको पता है, असहयोग आंदोलन जो 1922 में रद्द हो गया था, 1920 में चालू हुआ था, 1922 में जो रद्द हो गया था, तो चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। तो इसमें हुआ था क्या ना, बहुत सारे सिपाही को जला दिया गया था, 10-15 सिपाही को पुलिस चौकी पे आग लगा दी गई थी। तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। और ये किस जगह है? ये है गोरखपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक जगह है वहीं, ठीक है। और उसके गोरखपुर में एक और जगह है, मैं उतना नहीं लिखा हूँ, जिला है गोरखपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, तो ये जगह पड़ता है। अगला सवाल है, ओ माय गॉड, आंख बंद कर लेना अगर दिख गया हो तो। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर मतलब गांधी जी हमेशा नंगा, आधा नंगा रहते थे। आधा नंगा बोले मतलब देखा होंगे ना, धोती कपड़ा पहन कर रहते थे, आधा उसका बॉडी खुला होता, आधा उसका बॉडी नंगा होता था। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, जब ब्रिटिश लोग देखा, ब्रिटिश का एक था क्या उसको बोले, गाली देने का मन नहीं करता, लेकिन बोलो कि कौन था जो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बोला था, और उसको पता नहीं था कि यही अर्धनग्न फकीर है जो भारत को आज़ाद करेगा, उसको पता नहीं था। और कौन है वो? विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल बोला था कि ये अर्धनग्न फकीर है, और उसको पता नहीं था ये फकीर ही तो है जो भारत देश को आज़ाद दिलाने वाला है, बहुत अहम रोल निभाने वाला है। चलिए विशेष सवाल है, भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? याद है सवाल? याद करो याद करो याद करो फटाफट कि भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? याद आ रहा? रिकॉल। चलिए भाई आपको आंसर दिखाने वाला हूँ, जल्दी फटाफट। टाइम हो गया। क्या हो गया? 6 अप्रैल 1948 को, है ना, 6 अप्रैल 1948 को भारत में पहली औद्योगिक नीति की स्थापना हुई थी। अगर आपको आंसर देने में लेट हो रहा ना, तो वीडियो को रोक सकते हैं। अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, है ना, लंदन में अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? एक सवाल आता है कि मताधिकार का अधिकार, जो वयस्क के मताधिकार का अधिकार कब लागू हुआ?
तो वो अलग है, ये अलग है। लंदन में अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो जैसे ही आपका स्क्रीन पे सवाल दिखता है ना, समझ लीजिए कि टाइम स्टार्ट हो गया। और ये होता 1870 में, है ना। 1870 में लंदन में अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? याद आ रहा? तो बिहार का तो एक ही नेता को नाम तो आप याद ही किए होंगे, और वो कौन है? वो है जयप्रकाश नारायण, जिसके नाम से जो है ना पटना का हवाई अड्डा भी है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके डियर, चलो। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने चलाया? वाओ, मतलब किन लोगों ने एक जात का नाम समझ लो कि, है ना, एक जैसे होता ना कि अमेरिका का रहने वाला अमेरिकी हो गया, हिंदुस्तान का रहने हिंदुस्तानी हो गया, ठीक है। तो ये बताना कि भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने चलाया था, और वो कौन थे? पुर्तगाल के रहने वाले थे, पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में है? भारत में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में मिला देखा गया है? तो क्या होगा इसका आंसर जी? तो इसका आंसर तो सिंपल होगा, मरुस्थलीय कहाँ मिलता जाता करके, तो आपको याद होगा रेगिस्तान। गए हैं कभी रेगिस्तान? मतलब जहाँ बालू ही बालू होता है उसको रेगिस्तान बोलते हैं, रेगिस्तानी इलाका। ओके, चलिए तो अगला सवाल यहाँ पे है, भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि प्रचलित है? भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि प्रचलित, मतलब सीढ़ीनुमा खेती किस राज्य में होती है? अब सीढ़ीनुमा खेती कहाँ होगी? जो राज्य पहाड़ी पर बसा होगा, हाँ डियर, जो राज्य पहाड़ी पर बसा होगा वहीं तो किस सीढ़ीनुमा खेती होगी, क्योंकि वहाँ के इलाके ऐसे हैं, और वो है कौन? उत्तराखंड। कौन है डियर? उत्तराखंड का अक्सर इलाका जो है ना पहाड़ी पर ही बसा हुआ। नैनीताल, बहुत घूमने की जगह वहाँ पे बहुत अच्छा है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी और कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी और कब की थी? क्या होगा इसका आंसर? याद आ रहा दिमाग में? फटाफट दिमाग को प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना है। तो क्या होगा? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। कब की थी? लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को में। चलिए 27 सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? यानी कि हिंदुस्तान से अफीम लेती थी और कहाँ भेजती थी? किस देश को? याद रहा? वो चीन। कौन है? वो है चीन, है ना डियर, चीन है। चलिए चीन हो गया तो मैं बता दिया हूँ। धन निष्कासन सिद्धांत के प्रतिपादन का किसने किया था? धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही मजेदार का सवाल। तो ये बताएंगे जो भारत में पहले जो है प्रति व्यक्ति आय बताने वाले थे 1868 में, और उसका नाम क्या है? मेरे दादा। बोलते ना दादा, इसको दादा के नाम से याद रखिए, दादा भाई नौरोजी, एकदम दादा। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? हरिजन। अच्छा, हरिजन से लगाव किसका रहा? आप जानते होंगे, है ना, हरिजन से लगाव किसका रहा? हरिजन पत्रिका, इसलिए हरिजन पत्रिका आरंभ किया था, और वो आरंभ करने वाले भारत के महान पुरुष है महात्मा गांधी जी। कौन है डियर? महात्मा गांधी। याद आ रहा दिमाग में? बिल्कुल। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? लीजिए, मगध राज्य की प्राचीनतम मतलब समझ, जिस टाइम अशोक का शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह का शासन था, तो मतलब मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? और वो अभी भी मौजूद है बिहार के नालंदा जिला में, जिसको हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं जी, राजगीर। लेकिन उस टाइम बोला जाता था इसको राजगीर ही। क्या बोला था? राजगीर, मतलब राजा का घर, है ना जी। इसका संधि, इसको विच्छेद करते ही ना, राजा का घर होगा। क्या होगा? राजा का घर। ओके, तो अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? याद है? बिहार को पृथक राज्य का दर्जा मतलब कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? और वो डेट आपको याद होगा जी, जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था फिर से 1912 में, है ना। 1912 में दिल्ली की भारत की राजधानी कलकत्ता पहले थी, जो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। तो उसकी राजधानी 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा कर दी गई थी। कहाँ? कलकत्ता। उसी टाइम जो है बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था 1912 में, यानी कि 22 मार्च 1912। इसलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। 15वीं लोकसभा का चुनाव, बहुत अच्छा सवाल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15वीं लोकसभा का चुनाव आपको याद होगा शायद कि 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, है ना। तो 15वीं लोकसभा का चुनाव आपको पता होगा कि 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, और वो कब हुई थी? तो यहाँ देखिए 2009 में 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2009 में। उसके बाद फिर 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, और उसके बाद 2019 में हुआ। कब? 2019 में 17वीं लोकसभा। तो दोनों में जो है बीजेपी नरेंद्र सिंह मोदी ने अपना मतलब प्रधानमंत्री का ओहदा संभाले हुए हैं, और अभी भी संभाले हुए हैं। चलिए अगला सवाल है कि जिला परिषद पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? जिला परिषद जो है पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय स्तर। जिला परिषद जो है ना तीसरा स्तर पे आता है। कितना स्तर पे आता है, तीसरा स्तर पे आता है, ठीक है। चलिए 34वां सवाल आपको दिख रहा है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे दिख रहा है, चलिए छोटा कर दिया। और भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है ना। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त, कितनी भाषाएं हैं। तो एक तो भाषा याद रखना, एक बैंक के बारे में याद रखना, कितनी बैंकों को मान्यता प्राप्त किया गया और कितनी भाषाओं को। तो भाषा, कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है आपको पता होगा, इसका आंसर आ गया होगा आपके माइंड में, 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को भारत में, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त कर दिया गया है कि 22 भाषा जो है आप मतलब इलीगल है ना, मान्यता मतलब लीगल रूप से आप यूज कर सकते हैं। चलिए 35 सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी मुद्रा प्रचलित है, बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन, जैसे भारत में होता है, भारत में हम लोग रुपया भी बोलते हैं, पाकिस्तान में रुपया बोलता है, बांग्लादेश में क्या बोलता है, टका बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हर देश का अलग अलग उसका मुद्रा का नाम होता है जी। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का नाम है डॉलर, वहाँ का मुद्रा क्या बोलते हैं, डॉलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इसका साइन कुछ इस तरह से रहता है, इस तरह बना होता है डॉलर। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम से, लीजिए आ गया फिर से महापुरुष का नाम, और वो किस महापुरुष का नाम है, वो है कौन है, तो क्या हो जाएगा, फिर तो यह हो जाएगा महात्मा गांधी जी के नाम से दिया जाता है, ठीक है। क्या नाम था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, वही नरेगा जिसको बोलते हैं, और जिसका नाम रखा गया मनरेगा। क्या रखा गया, मनरेगा नाम रखा गया। चलिए अगला सवाल बताएं, वर्तमान में नेपाल में शासन प्रणाली कैसी है। वर्तमान में नेपाल में शासन प्रणाली क्या है, मतलब राजतंत्र है या लोकतंत्र है या तानाशाही है, कैसा है। तो खैर इसका आंसर आपको पता हो गया कि लोकतंत्र, पहले राजतंत्र होता था वहाँ भी, 2006 से लोकतंत्र वहाँ पे हो गया। 41 सवाल है, लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। ये बात, ये लाइन, ये कथन किसने बोला था, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये कथन किसने बोला था कि लोकतंत्र जनता का है, जनता द्वारा चलता है और जनता के लिए ही शासन होता है, यानी कि जो सरकारें चुनी जाएगी वो जनता का सरकार होगी और जनता के द्वारा ही चुनी जाएगी, और जो सरकार चुनी जाएगी वो काम किसके लिए करेगा, जनता के लिए सरकार काम करेगी। ये लाइन किसने बोला था, बहुत अच्छा डिफिनेशन दिया था, मतलब दुनिया का नंबर 1 अगर लोकतंत्र का डिफिनेशन दिया गया तो वो दिया अब्राहम लिंकन। कौन थे, अब्राहम लिंकन दिए थे, है ना। चलिए 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी थी। मुझे लगा कि 16वीं लोकसभा के चुनाव कब हो, ये आ गया, तो ये तो मैं बता ही दिया हूँ, लेकिन 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्य की संख्या कितनी थी। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में और बंदे फंसते भी इसमें। तो अगला सवाल पढ़ते हैं। अच्छा, इसका तो आंसर पहले बताते हैं ना, इसका आंसर क्या है 61। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 61 थी। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 61 थी। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। सूचना के अधिकार आंदोलन आपको अभी बताया था कि शायद बताया कि नहीं बताया, लेकिन पढ़े हैं कि 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है लागू किया गया था, ठीक है। और ये शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, शुरुआत हुई थी कहाँ से, राजस्थान से। कहाँ से हुई थी, राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से ये शुरुआत हुई थी सूचना अधिकार अधिनियम, जिसको बोलते हैं RTI। क्या बोलते हैं, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन का गया, तो एक होता बिहार क्रांति के नेता से इस तरह कुछ आता है, लेकिन यहाँ पे है भारतीय किसान यूनियन, है ना, किसान का नेता, भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे, और वो थे कौन, महेंद्र सिंह टिकैत, जो कि उत्तर प्रदेश से इसका मतलब संबंध था, यूपी से इसका संबंध था, ठीक है, महेंद्र सिंह टिकैत। क्या होगा इसका आंसर, महेंद्र सिंह टिकैत होगा। 45 सवाल है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित। तो ये तो खैर बच्चा बोलेगा, सांप्रदायिक के मतलब समझ आइए कि मतलब धर्म से छेड़छाड़ करना, धर्म से खिलवाड़ करना, अपने किसी धर्म को श्रेष्ठ समझ लेना, है ना, धर्म को ज़्यादा तरजीह देना, ये तो है, ठीक है। और यही सांप्रदायिकता राजनीतिक बनता है, राजनीतिक भी यही हो रहा है आजकल, ये धर्म इसको लड़ा दो, वो कर दो, तो राजनीतिक भी बनी हुई आजकल की राजनीतिक भी धर्म पर आधारित हो गई है डियर, है ना। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए खतरा का निशानी है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो क्या होगा इसका आंसर, है ना। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, वो है राजगीर में। कहाँ है डियर, राजगीर में है रज्जू मार्ग, कभी आए करो राजगीर, बहुत अच्छा। और जहाँ पे मैं रहता हूँ ये है नवादा, और नवादा के बगल में है नालंदा, और नालंदा में है राजगीर, मतलब नवादा से देखा जाए तो 30 किलोमीटर है। लेकिन मैं आपको बताऊँ सच कि मुझे राजगीर गए हुए मेरे ख्याल से लग रहा कि 4 साल हो गया राजगीर गए हुए मेरा, सोचे इतना मतलब ऐसा सिचुएशन बना हुआ मेरा। पैराइट खनिज कैसा है, आप लोग रहते राजगीर नवादा में तो पक्का जाते हैं,
है ना। और जो नालंदा वाले देख रहे हैं तो वाह वाह हो रहे हैं। पायराइट खनिज कैसे क्या है, तो पायराइट खनिज मतलब क्या है, धात्विक अधात्विक, शायद इस तरह से सवाल था ना इसका। तो अधात्विक खनिज कैसा है, अधात्विक खनिज है। चलिए, नेपा नगर किस राज्य के लिए किस लिए प्रसिद्ध है, नेपा नगर। नेपा नगर जैसे ही आता है कि ये है नेपा नगर, तो आपके माइंड में आ गया अच्छा 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 ये है यार, तो वो कौन है, वो कौन है जी, और वो है नेपा नगर। किस राज्य में, मध्य प्रदेश में आता है नेपा नगर, और वो है अखबारी कागज के लिए, है ना। यानी कि जो पेपर जो बनता है ना उसके लिए, अखबारी कागज के लिए बहुत फेमस जगह है नेपा नगर, जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। बोलता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान कौन है, यूरेनियम का, तो आपको पता होगा बिहार के बगल में वो राज्य है। तो कौन राज्य, यूपी भी तो बिहार के बगल में है, राजस्थान बंगाल भी तो बिहार के बगल में है, तो वो है। अब कौन बन गया, बिहार के बगल में यूपी है, बंगाल है, और एक है झारखंड जी। और झारखंड में पड़ता है जगह कौन, जादूगोड़ा। झारखंड में जगह है जादूगोड़ा, जहाँ यूरेनियम जो है प्रसिद्ध है। ओके, अगला सवाल है, लास्ट सवाल है। ओ माय गॉड, सर्वोत्तम कोयला के प्रकार क्या है, सर्वोत्तम सबसे अच्छा कोयला का कौन सा, कोयला का 4 प्रकार आपको पढ़े होंगे। तो सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रासाइट। कौन सा कोयला है, एंथ्रासाइट। करीब करीब इसमें 90% से ज़्यादा जो है इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये सबसे अच्छा सवाल है, अच्छा कोयला है। एक कोयला होता है पीट, जो सबसे बेकार कोयला होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार का कोयला होता है, इसको याद रखें। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पे 50 सवाल कराया हूँ बिना ऑप्शन का। अब आप बारी आ गई रिजल्ट की, अब आप मुझे खुद बताओगे कि ईमानदारी पूर्वक कि 50 में कितना आप सही बना पाए हो। ओके, तो चलो मज़ा आया पढ़ने में, मज़ा आया ना, तो वीडियो को लास्ट करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक बात तो मैं बताने ही भूल गया, जो पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, है ना। 6 बजे सुबह क्लास चलती है, 9 बजे सुबह क्लास चलते हैं, 12 बजे दिन में क्लास चलते हैं, 3 बजे दिन में क्लास चलते हैं, 6 बजे शाम को, 6:30 बजे शाम को क्लास चलती है, और 9 बजे रात में चलती है। ठीक है, 6 बजे सुबह जो चलती है वो यही सब, कभी मॉडल सेट, कभी सैंपल सेट, कभी ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9 बजे सुबह चलेगी, सब्जेक्टिव वीडियो मिलेगी आपको साइंस और सोशल का। 12 बजे जो है मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 3 बजे जो है साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इस तरह से। 6:30 बजे शाम को रिवीजन करते हैं साइंस और सोशल का, और 9 बजे रात को करते हैं मैथ का। अभी चल रहा मैथ क्लास चल रहा है 9 बजे, क्या बोलते हैं, मैराथन क्लास, मतलब कि फिर से स्टार्ट करते हूँ। तो एक सवाल एक लेसन में पढ़ा दिया, प्राइम नंबर, रियल नंबर, उसके कल दूसरा लेसन शुरू होना है। रोज एक लेसन में, एक वीडियो में एक लेसन खत्म कर देंगे, ठीक है, बिकॉज टाइम कम है, तो कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके सवाल एक बार लाऊं और खत्म कर दूँ। ओके, अच्छी लगी तो लाइक तो जरूर करना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।